नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। हम अब तक 16 बिजनेसेस कवर कर चुके हैं जिनके काफ़ी अच्छे जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं। आज हम आपके लिए बिजनेसेस विद गुड Q1 रिजल्ट्स का 5वां पार्ट लेकर आए हैं, जहां हम 5 नए स्मॉल कैप बिजनेसेस स्टडी कर रहे होंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। हम इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को समझेंगे, इनके रिजल्ट्स देखेंगे और साथ में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इनका भविष्य कैसा दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है टीडी पावर सिस्टम्स। टीडी पावर नेचुरल गैस पावर प्लांट्स, डैम्स और रेलवेज वगैरह के लिए जनरेटर्स बनाता है। जनरेटर का इस्तेमाल बिजली या करंट पैदा करने के लिए रहता है। तो टीडीपीएस टरबाइंस के लिए, डीजल और गैस इंजन के लिए और ऐसे ही ट्रेन इंजन के लिए जनरेटर्स बनाता है। अब देखिए हो क्या रहा है कि डेटा सेंटर्स, एआई और ग्रीन एनर्जी में बूम की वजह से इनडायरेक्टली टीडी पावर के जनरेटर्स की डिमांड बढ़ रही है। डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए चौबीसों घंटे बिजली चाहिए होती है। ऐसे ही ग्रीन एनर्जी में क्या है कि सोलर पावर आपका दिन में है, रात में नहीं है। तो पावर ग्रिड स्टेबलाइज करने के लिए और डेटा सेंटर्स को भी पावर बैकअप देने के लिए दुनिया भर में उनके साथ में छोटे छोटे नेचुरल गैस के पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में हुआ क्या था कि स्पेन और पोर्टुगल में पावर ग्रिड, मतलब जो पूरे देश का पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क रहता है, वो फेल हो गया था। तो जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे ग्रिड फेलियर का रिस्क भी बढ़ता जाएगा, जिसके लिए ये नेचुरल गैस पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और इन प्लांट्स में टीडी पावर के जनरेटर्स लगते हैं। तो टीडी पावर टरबाइन कंपनीज के लिए जनरेटर्स बना रहा है और फिर वो जनरेटर्स और टरबाइंस साथ में मिलके एआई, डेटा सेंटर्स और पावर ग्रिड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो FY25 में, मतलब पिछले साल, टीडी पावर की सेल्स आपकी 28% बढ़ी थी। पर आप देखोगे इन अप्रैल से जून के महीनों में, माने कि Q1 FY26 में, मतलब जून क्वार्टर में काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ आई है। सेल्स इनकी 36% बढ़ी हैं, मुनाफा 40% बढ़ा है और एबिटा मार्जिन इनकी इस क्वार्टर 18.9% रही है। और इधर आप देखोगे तो इनको इस क्वार्टर पिछले साल से 32% ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो बिजनेस भी है, मैं इसको ट्रैक करता रहता हूँ। और मार्च क्वार्टर में इन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अच्छे मिले थे। इस क्वार्टर आप देखोगे इन्हें भारत से अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। जैसे इन्हें हाल ही में यूएसए में डेटा सेंटर्स के लिए 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 13 बड़े मोटर्स का ऑर्डर मिला है। पहले ये मोटर्स रशिया से आते थे, अब ये टीडीपीएस सप्लाई कर रहा होगा। अब इधर आप देखोगे तो टीडीपीएस के मैनेजमेंट ने पहले इस साल के लिए 1500 करोड़ सेल्स का अनुमान दिया था, लेकिन इतना तेजी से नए ऑर्डर्स आए हैं और सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है बिजनेस में, तो मैनेजमेंट का कहना है कि वो इस गाइडेंस को बढ़ा रहे होंगे। अब देखिए पिछले साल सेल्स ग्रोथ 28% थी, इस क्वार्टर 36% ग्रोथ आई है और नए ऑर्डर्स भी तेजी से आ रहे हैं। तो अगर हम 30% भी इस साल सेल्स ग्रोथ मानकर चलें तो इनकी सेल्स इस साल कुछ पौने 1700 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती हैं। अब अगर हम टीडीपीएस के लिए वही 18.8% एबिटा मार्जिन और 13.4% नेट प्रॉफिट मार्जिन लेके चले जो इनकी पिछले साल थी, तो इसके बेसिस पर इनका इस साल का अंदाजन मुनाफा 225 करोड़ रुपए बनता है। तो पिछले साल के मुनाफे पर टीडीपीएस अभी 46 के पीई पर है, लेकिन इस साल के अंदाजन मुनाफे पर, जिसे हम लोग 1 ईयर फॉरवर्ड पीई रेशियो बोलते हैं, पीई बस 36 निकल कर आता है, जो एक पावर सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए काफी अच्छा वैल्यूएशन है। खासकर जब वो बिजनेस 30% के रेट से ग्रो कर रहा हो और एआई, डेटा सेंटर्स और ग्रीन एनर्जी जैसे बूमिंग सेक्टर्स को केटर कर रहा हो। दूसरा बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है आपका इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस। इंटरआर्क आपका प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स या पीईबीज बनाने के बिजनेस में है। पीईबीज बिल्डिंग्स ही होती हैं जो कंक्रीट की जगह स्टील से बनाई जाती हैं। ऐसा ये स्टील की बिल्डिंग का ढांचा रहता है जिस पर फिर ऊपर और चारों ओर छत लगाई जाती है। पीईबीज को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और फिर ये क्लाइंट की साइट पर असेंबल करके खड़ी कर दी जाती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एयरपोर्ट का जो आपका T3 का टर्मिनल है वो पीईबी है। ऐसे ही ब्लू स्टार का आंध्र प्रदेश में एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी पीईबी का है। इसके अलावा इधर आप देखोगे तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और डेटा सेंटर्स भी प्री इंजीनियर्ड हो सकते हैं। इन्हें बनाने का खर्चा साधारण कंक्रीट बिल्डिंग से कम रहता है। साथ में ये कंक्रीट बिल्डिंग्स के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाती हैं। अभी पीईबीज 20,000 करोड़ रुपए साइज का एक नीश सेक्टर है जो अभी कुछ 12% कैगर के अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। रिजल्ट्स पर आते हैं तो आप इस प्रेस रिलीज के स्क्रीनशॉट में देखेंगे
इस क्वार्टर इंटर आर्क की सेल्स 25.5% बढ़ी हैं और नेट प्रॉफिट में अच्छी 40% की ग्रोथ आई है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा रही है, मतलब बिजनेस को अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है। इनके पास भविष्य के लिए आप देखोगे कुछ 1700 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स हैं। इधर लिखा नहीं हुआ है वैसे, पर इनकी ऑर्डर बुक 1 साल में 60% बढ़ी है, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इंटर आर्क आपका अभी 30 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये अगले 3 से 4 सालों में अपनी सेल्स डबल कर लें, जो कि आपकी 20 से 25% टाइप ग्रोथ बनती है। इनके पास अभी हर साल 1,61,000 मेट्रिक टन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसे ये बढ़ाकर 2 लाख मेट्रिक टन्स कर रहे हैं। इसके अलावा इधर आप देखोगे कि इन्होंने अपने आंध्र प्रदेश के प्लांट से लगी हुई 20 एकड़ की जमीन खरीदी है, जहां ये आगे और कैपेसिटी लगा रहे होंगे। तो इंटर आर्क एक अच्छा 20 से 25% टाइप बिजनेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। वैल्यूएशन अच्छा है अभी, पर रिस्क इसमें क्या है कि शायद से इनका Q2 यानी कि जो ये अभी सितंबर क्वार्टर चल रहा है, ये कमजोर जा सकता है। इस बारी मॉनसून जल्दी आए हैं और ज्यादा तगड़े भी रहे हैं। सितंबर क्वार्टर वैसे ही कमजोर सीजन रहता है और ये इंटेंस मॉनसून्स की वजह से इस बार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर और ज्यादा फर्क पड़ा है। अब देखिए, ये बिज़नेसेस अभी अच्छे हैं क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं या अच्छे आ रहे हैं, पर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अच्छे रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, पर आप ऐसे सोचो कि आप किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना, जब उसके हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो वोडाफोन आइडिया और रिलायंस पावर जैसी कंपनीज के भी रहे हैं। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिजनेसेस को तो ट्रैक करना पड़ेगा। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि इनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ नहीं आता कि रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 5,000 के आसपास, तो किस किस को ट्रैक करें। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 200 से ज्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है जिसकी महीने की फीस बस 850 रुपए है। मतलब आपको बस 850 रुपए में हर महीने इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने बिजनेसेस पर आते हैं। 2 और बिजनेसेस जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो हैं आपके सेंको गोल्ड और पीएन गडगिल ज्वेलर्स। ये दोनों ज्वेलरी रिटेलर्स हैं। ये अपने ज्वेलरी स्टोर्स चलाते हैं और अपने स्टोर्स के ज़रिए ये ज्वेलरी बेचने के बिज़नेस में है। पीएनजी महाराष्ट्र बेस्ड है और सेंको की दिल्ली एनसीआर, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में मेन प्रेज़ेंस है। पीएन गडगिल के 55 स्टोर्स हैं और सेंको के देश भर में 186 स्टोर्स हैं। इन दोनों के ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सेंको के रिजल्ट्स देख लेते हैं। इनकी सेल्स पिछले साल से 30% बढ़ी हैं और आप नीचे देखोगे मुनाफा तो इनका पिछले साल से डबल हो गया है। सेनको का इस पूरे साल 18 से 20 नए स्टोर्स खोलने का टारगेट था, पर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 20 में से इन्होंने 9 स्टोर्स तो इन्हीं अप्रैल से जून के 3 महीनों में खोल लिए हैं। गडगिल के भी रिजल्ट्स देख लेते हैं, फिर हम इनका वैल्यूएशन देख लेंगे। गडगिल के रिजल्ट्स वैसे आपको इतने कुछ खास नहीं लगेंगे। इनका एक ज्वेलरी रिफाइनिंग का बिजनेस हुआ करता था, B2B, जो इन्होंने पिछले 1 साल में बंद कर दिया है। इसलिए आपको इनकी सेल्स ग्रोथ बस 3% दिखेगी, क्योंकि ये बिजनेस पिछले साल था, इस साल नहीं है, तो बेस बड़ा हो गया ना पिछले साल का। उसको हटा दें तो इनके मेन बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। इधर आप कोने में देख पा रहे होंगे, जो इनका मेन रिटेल बिजनेस है, उसमें 30.4% की ग्रोथ रही है, जिसमें इनका खुद के स्टोर से बिजनेस 19.4% ग्रो हुआ है और फ्रेंचाइजी स्टोर से सेल्स तो पिछले साल से डबल हो गई हैं। स्टोर एक्सपेंशन पर ये थोड़ा पीछे चल रहे हैं। इनका इस साल 22 से 25 स्टोर्स खोलने का प्लान था, पर अभी तक इस क्वार्टर इन्होंने 2 स्टोर्स खोले हैं। पर इनका मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगले 9 महीनों में 20 से 23 स्टोर्स खोल ले जाएंगे। अब हम दोनों ज्वेलरी स्टॉक्स का वैल्यूएशन देख लेते हैं। पीएन गडगिल के FY25 के अंत में 53 स्टोर्स थे। इनका इस साल 22 से 25 नए स्टोर्स खोलकर प्लान है
कि ये अपना स्टोर काउंट 82% बढ़ाकर 75 तक ले जाएँ। इसके अलावा ये 30% सेल्स ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में FY 26 यानी कि इस साल की अंदाज़न सेल गडगिल की 10,000 करोड़ रुपए निकल कर आती है। इस पर मैनेजमेंट ने 3.2% नेट प्रॉफिट मार्जिन का गाइडेंस दिया है। इस हिसाब से ये इस साल 320 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस साल के अंदाज़न मुनाफे पर गडगिल का 1 ईयर फॉरवर्ड पीई 24 निकल कर आता है। ऐसे ही सेनको को देखें तो इनका मैनेजमेंट इस साल 20% सेल्स ग्रोथ टारगेट कर रहा है। इनका मार्जिन एक्सपेंशन पर फोकस ज़्यादा है। इनकी पिछले साल 2.5% की नेट प्रॉफिट मार्जिन रही है, जिसे ये इस साल 3.5 से 3.7% तक करना चाहते हैं। इस हिसाब से इस साल का अंदाज़न मुनाफा 266 करोड़ रुपए निकल कर आता है। तो आप देखोगे, भले ये दोनों बिज़नेसेस अपने पिछले साल के नेट प्रॉफिट्स के हिसाब से 35 से 37 के पीई पर हैं, पर इस साल के अंदाज़न बॉटम लाइन पर दोनों का पीई बस 22 से 24 की रेंज में आ रहा है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे बिज़नेसेस हैं, जिन्हें आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है और अभी वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है। और ज्वेलरी एक लॉन्ग टर्म सेक्टर है, जिसमें मुझे लगता है कि टाइटन जैसे कई कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स बनेंगे। पाँचवाँ और आखिरी बिज़नेस जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो है ट्रांसरेल लाइटिंग। ये कंपनी पिछले साल 2024 में दिसंबर में लिस्ट हुई थी और ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए ऐसे टावर्स या कंडक्टर्स या तार बनाते हैं। इसके अलावा ये रेलवेज और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी पोल्स और टावर्स बनाते हैं। पर इनका जो मेन बिज़नेस है, वो यही टावर्स और कंडक्टर्स बनाने का है और ये इनके इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी देते हैं, जो इनका ईपीसी बिज़नेस हो जाता है। बिज़नेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। आप देखेंगे ट्रांसरेल की सेल्स पिछले साल से 81% बढ़कर 1660 करोड़ रुपए पहुंच गई हैं, जबकि इनके मैनेजमेंट ने इस साल गाइडेंस ही बस 23 से 25% ग्रोथ का दिया था। फिर नीचे आप देखोगे तो इनका मुनाफा 105% ग्रो हुआ है, या कहने को डबल हो गया है। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर अभी हैवी इन्वेस्टमेंट के फेज से गुजर रहा है। हो क्या रहा है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की वजह से दुनिया भर के देशों को अपने पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स अपग्रेड करने पड़ रहे हैं। जगह जगह पर विंड और सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, तो फिर उनको पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क भी ऐड किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको पावर ग्रिड की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। पावर ग्रिड की भारत के पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में मोनोपोली है। यही मेन कंपनी है जो ट्रांसमिशन नेटवर्क और हमारे देश की पावर ग्रिड चलाती है और केपेक्स करती है। इधर आप देखोगे कि FY 21 से FY 25 मतलब पिछले 5 सालों में पावर ग्रिड ने टोटल 68,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, पर अगले 7 सालों में ये इसका 4 गुना 3 लाख करोड़ से भी ऊपर का निवेश कर रहे होंगे। इतने बड़े केपेक्स का सीधा फायदा ट्रांसरेल जैसी पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा। अंत में हम लोग वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो वैसे तो ट्रांसरेल के मैनेजमेंट ने बस 23 से 25% सेल्स ग्रोथ का अनुमान दिया है, पर आप खुद देख रहे हैं कि इनके बिजनेस में कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। Q1 में सेल्स 80 से 81% बढ़ी हैं। इनकी ऑर्डर बुक में ही ईयर ऑन ईयर 44% की ग्रोथ आई है। तो मैं अपने एनालिसिस के लिए ट्रांसरेल में इस साल के लिए 30% टॉप लाइन ग्रोथ का अनुमान ले रहा हूँ। ऐसे ही Q1 में मुनाफा डबल हो गया था, तो मैंने पूरे साल के लिए बॉटम लाइन में 40% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जिस पर ट्रांसरेल का अंदाजन मुनाफा इस साल के लिए 460 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आता है। इस हिसाब से ट्रांसरेल का 1 ईयर फॉरवर्ड पीई बस 23 बनता है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन पाँचों में से आपको सबसे बढ़िया बिज़नेस कौन-सा लगा है? साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम जाता है ये सब रिसर्च और एनालिसिस करने में। आप सपोर्ट करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए फ्री में लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।